अब बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि शल और विल दोनों का मतलब गा गी गे होता है। शल यूज होता था पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, और विल इस्तेमाल होता है न्यू इंग्लिश के अंदर। ओके, थोड़े से प्रो लेवल के टीचर जिसको अच्छा खासा नॉलेज है तो वही कहेंगे कि भाई आई और बी के साथ में शल का यूज होता है, बाकी सबके साथ में ही शीट वगैरह जो भी होता है उनके साथ में विल का इस्तेमाल होता है। बट जो एडवांस लेवल के प्रो लेवल के टीचर्स होते हैं वो आपको उसका असली सच बताएंगे कि शल का यूज एक्चुअल में आज भी होता है और किस वजह से होता है। बट वो भी आज हम नहीं पढ़ेंगे, उसके ऊपर सस्पेंस रखते हैं ताकि आप मेरे साथ बने रहे, और जब हम कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, डीप में और एडवांस की तरफ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि शल का एक्चुअल यूज अभी भी कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन एंड कैपिटल्स। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के नेम लिखा है, अगर आप रेफरेंस के तौर पर इसको लेना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो पंक्चुएशन एंड कैपिटल्स है। क्या होता है पंक्चुएशन कैपिटल्स? देखिए, किसी भी सेंटेंस को, जुमले को लिखने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉइंट, हाइफन, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है ताकि जुमले को सही तरीके से समझ पाए। जुमला सवाल कर रहा है, जुमले में ताज्जुब है, जुमले की फीलिंग्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, पंक्चुएशंस लगाते हैं। जैसे मैं आपको उर्दू की एक मिसाल देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो। आप इससे दो मतलब निकाल सकते हैं। इस जुमले से क्या मतलब निकाल सकते हैं आप? दो मतलब निकाल सकते हैं। एक कि भी तोड़ो, और दूसरा क्या जुमला है, मतलब है कि जोड़ो। फर्क क्या है? आप कोटेशन का लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से ऐसा लगाया, इसका मतलब होगा तोड़ो, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तोड़ो मत जोड़ो। और अगर आपने यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया, अगर कॉमा, तोड़ो मत जोड़ो, ठीक है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। कैसे? ऐसी अरबी के अंदर हम कायदा इस्तेमाल करते हैं वक्फे का, जहाँ रुकना है तो वहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं रुके तो मतलब चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं रुका गया, सॉरी, यहाँ अगर यहाँ रुका गया तो मतलब भी बिगड़ जाएगा। इसलिए पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तोड़ो मत जोड़ो। ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कोटेशन है, कहाँ जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हर जगह हमको अलग अलग जगह यूज़ करना पड़ेगी। समझ में आया क्या? तो हमारे पास में कुछ पंक्चुएशंस है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला जो पंक्चुएशन है हमारे पास, फुल स्टॉप। क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसा आता है दिखने में? बिल्कुल ऐसा बड़ा स्टॉप आता है, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड, कॉमा। कॉमा कैसा आता है? इस तरीके से आता है कॉमा। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा आता है? इस तरीके से। एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरीके से। सेमीकोलन। सेमीकोलन कैसा आता है? सेमीकोलन आता है इस तरीके से। 6 कोलन। कोलन कैसा आता है? इस तरीके से। 7 डैश डैश। नंबर 8 हाइफन। डैश थोड़ा सा देखो नीचे आता है, जरा इस तरीके से नीचे आता है डैश। डैश नीचे आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा, और हाइफन छोटा सा आएगा, ठीक है।
ओके गाइस, तो ये है पूरे पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलम, कॉलन, डैश, हाइपन, कोटेशन मार्क, जिसको नोटेड कॉमा भी कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। इन सब की मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिख दिया है, आप लोग एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं और इसको पढ़कर समझ सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इसका एक टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। हमने जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा था, वहीं पर इसके दो पार्ट किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के। ये हेल्पिंग वर्ब की दो टाइप्स अगर कहेंगे तो भी चल जाएंगे। देखो हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब। डू, डज, डिड, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो जुमलों के अंदर, सेंटेंस के अंदर वर्ब को कनेक्ट करते हैं, जो वर्ब को हेल्प करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू हमने देखा था, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रोनाउन देखा था। ठीक है, तो प्रोनाउन के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन, ये वर्ब से कनेक्शन जोड़ते हैं, उसी को हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आई एम प्लेइंग। अब देखिए ये वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, जो नाउन की जगह यूज होता है। अब इन दोनों के अंदर जो कनेक्शन जोड़ रहा है वो एम जोड़ रहा है, और एम हमारा क्या है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब टेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो एम क्या यूज होता है, एम कहाँ किस जगह इस्तेमाल होता है, वो सब डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं। तो जैसे डू है, डज है, डिड है। डू हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, डज भी हम प्रेजेंट टेंस में लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। डिड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। बी ये होना होता है, उसी के सारी एक टाइप्स है, जैसे इज यानी है, एम यानी हूँ, आर यानी हूँ और है, दोनों चीजें इस्तेमाल होती है। वाज यानी था, थी, वर यानी थे, हैव, हैज, हैड, ये परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसी है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो इनके बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। जैसा सिचुएशन होगा, जैसा रूल होगा, इसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। बट एज अ बेसिक लेवल पर हम मॉडल वर्ब को पढ़ते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड टू, यूज्ड टू, हैव टू, हैड टू। अब क्या मतलब कर सकता है, एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, इस तरीके से। कुड कर सकता था, पास्ट की बात कर रही है। और अगर हम कुड के अंदर और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कुड के कुछ बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे बढ़ते जाएगा, हम स्पीकिंग पार्ट की तरफ चलते जाएंगे, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह इस कुड को डिटेल में पढ़ेंगे। मे और माइट हो सकता है कि हम इसको बोलते शायद हो सकता है ये काम हो जाए। बट मे और माइट में फ़र्क क्या है, मे 50% से ज़्यादा के लिए अगर चांसेस है तो बात करेंगे, और 50% से कम चांसेस है तो हम माइट की बात करेंगे। कि भी हो सकता है 50% से कम चांसेस है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। ओके, शल गागी होता है और विल भी गागी होता है। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि शल और विल दोनों का मतलब गा गी गे होता है। शल यूज होता था पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, और विल इस्तेमाल होता है न्यू इंग्लिश के अंदर। ओके, थोड़े से प्रो लेवल के टीचर जिसको अच्छा खासा नॉलेज है तो वही कहेंगे कि भाई आई और वी के साथ में शल का यूज होता है, बाकी सबके साथ में ही शीट वगैरह जो भी होता है उनके साथ में विल का इस्तेमाल होता है। बट जो एडवांस लेवल के, प्रो लेवल के टीचर्स होते हैं, वो आपको उसका असली सच बताएंगे कि शल का यूज एक्चुअल में आज भी होता है और किस वजह से होता है। बट वो अभी आज हम नहीं पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ताकि आप मेरे साथ बने रहें, और जब हम कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, डीप में और एडवांस की तरफ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि शल का एक्चुअल यूज अभी भी कैसे होता है। चलिए, फिर शुड है, शुड यानी करना चाहिए। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो शुड का यूज होता है विल, गागी गे हो गया। वुड इसका मतलब भी गागी गे होता है। अब इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसकी भी एक अंदर मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है वुड का। हम उसको डीप में बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी के लिए नहीं। ठीक है, मस्ट इसका मतलब होता है करना ही चाहिए। ये शुड और मस्ट एक ही चीज़ है। शुड यानी करना चाहिए, मस्ट यानी करना ही चाहिए। यानी हम किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो और किसी काम को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे आउट टू, नीड टू, यूज टू, हैव टू, हैड टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स है। तो आज के इस लेक्चर में मुझे आपको ज़्यादा डीप में नहीं लेकर जाना, मुझे सिर्फ ये समझाना था कि हेल्पिंग वर्ब, जो एक्सोलिव वर्ब और मॉडल वर्ब में फ़र्क क्या होता है,
ये सिर्फ आपको याद करना है। इसका यूज़ हम बाद में जब टेंसेस कंप्लीट करेंगे और टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें इसका ज़्यादा बहुत यूज़ होने वाला है, और टेंसेस को ही हम इसके थ्रू भी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं आपको इसके थ्रू तो पढ़ाएंगे टेंसेस, बट इसके थ्रू नहीं पढ़ाएंगे। हम ये भी टॉपिक कवर करेंगे टेंसेस के अंदर, उस वक्त हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका अलग से टॉपिक भी लेंगे जहाँ पर हम इसका अलग से यूज़ कैसे होता है वो भी हम देखने वाले हैं टेंसेस के बाद इंशाल्लाह। साथ साथ हम हर लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत आपकी वोकेबुलरी पावर बढ़ाने के लिए आपको कुछ मीनिंग्स लिखाते हैं। तो यहाँ मैंने बर्ड्स के आपको मीनिंग लिखाया है कि ओल यानी उल्लू की बात हो रही है, स्वैलो अबाबिल, वुड पिकर यानी हुदूद परिंदा होता है। आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्य अगर आपको पता होगा कि हुदूद परिंदे ने जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर आया था, वो वाला हुदूद परिंदा ये वाला है, ठीक है। पीगम यानी कबूतर, कुकू कोयल, क्रो यानी कौवा। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, हर एक परिंदे हर एक जानवर के जो झुंड होते हैं ना, उस झुंड के लिए एक स्पेशल वर्ड भी होता है। कभी मौका मिलेगा तो वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक बताता हूँ। जो कौवे होते हैं ना, क्रो, इसका जो झुंड होता है, झुंड, आपको हंसी आएगी, इसके झुंड को इंग्लिश में कहते हैं मर्डर। क्या कहते हैं? मर्डर। ओके, पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईगल यानी उकाब, ठीक है। वाइल्ड डक, मुर्गाबी एंड पैट्रिज, तीतर। पैरोट तोता, डक यानी बतख, नाइटिंगल बुलबुल, फैल्कन बहरी। ये जो समंदर के ऊपर बड़े बड़े जो समझो उकाब ही हम कहेंगे उनको ईगल, तो वो जो उड़ते हैं ना उसी को हम नाइट ये कहते हैं फैल्कन कहते हैं। कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, एंड हेरॉन यानी हमारा बगला। इस तरीके से ये हमारे परिंदों के नाम भी हो गए। आज का ये टॉपिक भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।